एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो आरआरबी टीचिंग रिक्रूटमेंट यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टीचर्स के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली हैं। तो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी वाले बच्चों का प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन हम यहाँ पर कवर करें। पीआरटी वाले बच्चों के लिए अलग से प्लेलिस्ट है और टीजीटी और पीजीटी वाले बच्चों के लिए ये सीरीज स्टार्ट की हुई है। ठीक है, तो 15th क्लास आज ही रहेगी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन, कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज। तो वैल्यूज हम बिल्कुल डिटेल में पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में एजुकेशन और कल्चर को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। ठीक है, कल्चर का मतलब क्या होता है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स, टाइप, कल्चर और सिविलाइजेशन क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है एजुकेशन और कल्चर में। इसके बाद कल्चरल हेरिटेज क्या होता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, उसको भी डिटेल में समझेंगे। वीडियो के लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी मैंने इंक्लूड किया है। तो देखिए, कुछ बच्चों के कॉमेंट्स आ रहे थे कि मैडम लास्ट में एमसीक्यूज भी करवा दीजिएगा। तो आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हर वीडियो के साथ मैंने लगभग 20 एमसीक्यूज इंक्लूड किए हैं, और अगर पॉसिबल हो पाया तो जो ये सिलेबस आपका कवर हो जाएगा तो उसके बाद में हम कुछ एमसीक्यूज को और डिस्कस कर लेंगे। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि सोशियोलॉजी वाला जो पार्ट है उसका सिर्फ एक या हार्डली 2 वीडियोस आएंगे। ठीक है, एक एजुकेशन और डेमोक्रेसी का रहेगा, एक वीडियो और आएगा। तो टोटल 2 वीडियो और आएंगे इस सीरीज में। बाकी आपका ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सिलेबस मैंने कवर करवा दिया है। साइकोलॉजी का जितना भी पार्ट था उसकी वीडियोज में इंक्लूड कर चुकी हूँ। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ कल्चर। कल्चर का मतलब क्या है? अब कल्चर जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा के कल्चरा वर्ड से डेराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या है? टू कल्टीवेट या रिफाइन द माइंड। टू रिफाइन द माइंड, माइंड को कल्टीवेट करना। कल्टीवेशन ऑफ माइंड से यूजुअली हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये माना जाता है कि ये जो टर्म है हमने कल्टीवेट वर्ब से लिया है, जिसका नाउन क्या रहेगा? कल्टीवेशन। ठीक है, अब कल्चर की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों को सिविलाइज और रिफाइन करने की कोशिश की जाती है। मतलब संस्कृति का अर्थ क्या है? व्यक्ति और समाज दोनों का परिष्करण और सभ्यता की ओर अग्रसर करना। ठीक है, दोनों को सिविलाइज और रिफाइन करने की कोशिश की जाती है। अब जब इंडिविजुअल सिविलाइज होगा तो सोसाइटी अपने आप सिविलाइज और रिफाइन हो जाती है। तो कल्चर क्या है? कल्चर वही है जिसमें रिफाइनमेंट और सिविलाइजेशन की बात की गई है। तो कल्चर क्या है? एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? आवर वेज ऑफ लिविंग एंड बिहेव, यानी कि हम किस तरह से रहते हैं, हमारा व्यवहार क्या है। आवर इथिक्स, मोरल, मैनर्स, कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजियस, पॉलिटिक एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सोशल बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, ये सारी की सारी टर्म्स किस में आएंगी? कल्चर में। यानी कि एक बहुत ही व्यापक टर्म है कल्चर अपने आप में। तो कल्चर बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। अब इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या रहेंगे? मटेरियल कल्चर, सिंबॉलिक एंड सोशल कल्चर, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स, ये सारे कंपोनेंट्स किसके हैं? कल्चर के हैं। मटेरियल कल्चर की अगर हम बात करें तो टूल्स, बिल्डिंग्स, मशीन्स आ जाएंगी दैट मैन हैज क्रिएटेड फॉर कंफर्ट। ठीक है, ये भी कल्चर का ही एक पार्ट है। जब हम कल्चर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ बिलीफ, कस्टम, ट्रेडिशंस, ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन टूल्स हो गए, बिल्डिंग्स, मशीन्स, जो कि व्यक्ति ने अपने कंफर्ट के लिए इनको क्रिएट किया है, तो ये भी कल्चर का ही एक पार्ट है। किसमें आएंगे? मटेरियल कल्चर में। सिंबॉलिक और सोशल कल्चर में आपका क्या क्या आ जाएगा? बिलीफ्स, नॉलेज, कस्टम्स, इंस्टीट्यूशन, सोशल सिस्टम। इसके अलावा एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स, जिसमें म्यूचुअल रिलेशनशिप, स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग, रिलीजियस एंड सोशल एसोसिएशन, ये किसमें आएंगे? एटीट्यूड और बिहेवियर। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स है कल्चर के। तो कल्चर क्या है? कल्चर एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म का मतलब जिसमें बहुत सारे चीजें आ जाएंगी। सोशल बिहेवियर्स, इंस्टीट्यूशंस, नॉर्म्स, नॉलेज, बिलीफ्स, आर्ट, लॉज, कस्टम्स, कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स ऑफ पीपल, ये सारी की सारी टर्म्स किसमें इंक्लूड होंगी? कल्चर में। ठीक है, मटेरियल चीजें भी, सिंबॉलिक और सोशल कल्चर, एटीट्यूड एंड बिहेवियर, से सारी की सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? कल्चर में आ जाएंगी। ठीक है, अब कुछ एक डेफिनेशंस यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दी हैं, क्योंकि कुछ डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हर टॉपिक की। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो जैसे पेस्टोलॉजी की डेफिनेशन, महात्मा गांधी की, विवेकानंद की, इसी तरह से कुछ डेफिनेशंस ऐसी होती है जो अमूमन एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो मेन डेफिनेशंस मैंने इंक्लूड की हैं जो कि अमूमन पूछी जाती हैं। कई बार डायरेक्टली एक डेफिनेशन ही आप लोगों को दे दी जाती है, पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा इसको, मतलब ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है। ठीक है, अब ईबी टाइलर किस तरह से डिफाइन करते हैं? उनका मानना है
है? कल्चर क्या है? कल्चर एक कॉम्प्लेक्स टर्म है जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? नॉलेज, बिलीफ्स, आर्ट, मोरल्स, लॉ, कस्टम एंड अदर कैपेसिटीज एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। यानी कि व्यक्ति जो सोसाइटी का एक मेंबर है तो ये सारी चीजें वो एक्वायर कर सकता है, नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल, लॉ, कस्टम और अदर दूसरी हैबिट्स और कैपेसिटीज भी हो सकती हैं। तो कल्चर क्या है? कल्चर एक कॉम्प्लेक्स टर्म है। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? कल्चर इज द फाउंडेशन ऑफ प्राइमरी थिंग्स, इट शुड शो इटसेल्फ इन द स्मॉलेस्ट डिटेल ऑफ योर कंडक्ट एंड पर्सनल बिहेवियर। यानी कि संस्कृति क्या है? एक बेस है, एक फाउंडेशन का काम करती है कि भाई व्यक्ति का आचरण यानी कि उसका कंडक्ट और पर्सनल बिहेवियर में छोटी छोटी बातें दिखाई देनी चाहिए, ठीक है, कि भाई वो किस कल्चर से बिलोंग करते हैं। तो संस्कृति क्या है? एक मूल आधार है, ये व्यक्ति के आचरण और व्यवहार की छोटी से छोटी बातों में दिखाई देना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? कल्चर इज द वाइडनिंग ऑफ द माइंड एंड ऑफ द स्पिरिट। यानी कि संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है। तो अलग अलग लोगों ने कल्चर को अपने तरीके से डिफाइन किया है। तो यहाँ पर ये 2-3 डेफिनेशंस मैंने इंक्लूड कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी कल्चर की। तो क्या क्या होंगी? कल्चर क्या है? लर्नड एंड एक्वायर्ड है। भाई कल्चर इनहेरिटेड नहीं होता, बाय बर्थ बच्चा जन्म से जब पैदा होता है तब उसको किसी कल्चर की नॉलेज नहीं होती, वो सीखता है जहां पर वो रहता है, ठीक है। इट इज एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग, वी लर्न इट फ्रॉम आवर फैमिली, सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। जहां पर भी बच्चा रहता है, जिस भी इन्वायरमेंट में, जिस भी फैमिली, जिस भी सोसाइटी में रहता है, वहां से वो चीजें एक्वायर करता है, ठीक है। तो कल्चर क्या है? लर्नड और एक्वायर्ड है। जैसे अ चाइल्ड इन इंडिया लर्न्स टू ग्रीट एल्डर्स बाय सेइंग नमस्ते। भाई इंडिया में हम अपने से जो बड़े लोग हैं उनको किस तरह से ग्रीट करते हैं? नमस्ते करते हैं, ठीक है। फॉरेन में जाएंगे तो हो सकता है दूसरे तरीके से वो ग्रीट करते हैं, मुस्लिम धर्म में अलग तरीके से ग्रीट करते हैं। तो कल्चर क्या है? लर्नड और एक्वायर्ड है। कल्चर क्या है? सोशल है। कल्चर एग्जिस्ट इन सोसाइटी, इट इज डेवलप्ड एंड शेयर्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन। भाई ये सोसाइटी में ही डेवलप होता है, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा ही इसको शेयर किया जाता है। जैसे सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स लाइक होली, दीपावली, ईद टुगेदर, ठीक है। तो ये क्या है? कल्चर सोशल है, ठीक है, सोसाइटी में ही पाया जाता है और सामाजिक सहभागिता से ही विकसित होता है। नेक्स्ट है, कल्चर इज अ डिस्टिंक्ट इंटिटी। यानी कि एवरी सोसाइटी has its own unique culture which distinguish it from others। भाई हर एक समाज की अपनी अलग संस्कृति होती है जो उसको दूसरों से अलग करती है। जैसे इंडियन कल्चर किस पर एम्फसाइज करता है? फैमिली बॉन्डिंग पर। वेस्टर्न कल्चर किस पर एम्फसाइज करता है? इंडिविजुअल फ्रीडम पर। तो कल्चर क्या है? डिस्टिंक्ट है, ठीक है। कल्चर इज शेयर्ड, कल्चर नॉट पर्सनल, इट इज शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप और सोसाइटी। क्या है? मतलब पर्सनल नहीं होता कल्चर, बहुत सारे लोग, सोसाइटी, समाज में जो भी लोग रहते हैं उनके द्वारा वो शेयर किया जाता है, ठीक है। व्यक्तिगत नहीं होता बल्कि समाज के सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है। जैसे ट्रेडिशनल ड्रेस, लैंग्वेज, रिचुअल्स आर फॉलोड बाय कम्युनिटी। ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में फॉलो की जाती हैं। भाई ट्रेडिशनल ड्रेस सिस्टम है, लैंग्वेज हो गया, रिचुअल्स हो गया। तो पर्सनल नहीं होता, क्या होता है? सोसाइटी या ग्रुप के मेंबर्स के द्वारा उसको शेयर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कल्चर इज ट्रांसमिसिव, यानी कि कल्चर को ट्रांसमिट किया जाता है। इट इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट थ्रू टीचिंग एंड इमिटेशन। यानी कि या तो टीचिंग, एजुकेशन के थ्रू या इमिटेशन के थ्रू हम अनुकरण करके चीजों को सीखते हैं। जैसे ग्रैंड मदर क्या करती हैं? रिलीजियस वैल्यूज टीच करती हैं ग्रैंड चिल्ड्रंस को, यानी कि उनके जो दादी नानी हैं वो अपने पोते और नाती को क्या होती है? रिलीजियस टीचिंग सिखाती हैं कि पहले की जो भी धर्म से रिलेटेड स्टोरीज होती हैं छोटी छोटी, वहां से बच्चे रिलीजियस वैल्यूज को सीखते हैं, ठीक है। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास किया जाता है। नेक्स्ट है, कल्चर इज कॉन्टिन्यूस एंड क्यूमुलेटिव, यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और क्यूमुलेटिव यानी कि ज्ञान को जोड़कर रखने वाली है। कल्चर कीप्स ग्रोइंग एंड अक्यूमुलेटिंग नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस ओवर टाइम, यानी कि संस्कृति क्या है? निरंतर, लगातार कुछ ना कुछ चेंज होते आ रहे हैं। पहले कुछ कल्चर था, धीरे धीरे उसमें जो भी रिफाइनमेंट होता आया है। तो कल्चर क्या है? कॉन्टिन्यूस भी है, क्यूमुलेटिव भी है, कि पहले के कल्चर को ये नहीं कि छोड़ दिया गया, ठीक है, आज भी हम उससे जुड़े हुए हैं। जैसे एंशियंट योगा प्रैक्टिसेस नाउ कंबाइंड विद मॉडर्न फिटनेस। भाई पहले योगा के थ्रू प्रैक्टिस की जाती थी, योगा पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था, तो उसको मॉडर्न फिटनेस से आज की डेट में हम कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कल्चर क्या है? कॉन्टिन्यूस और क्यूमुलेटिव है, अक्यूमुलेट करता है नॉलेज को, ठीक है, जोड़ने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है, कल्चर इज ग्रेटिफाइंग। कैसे है? क्योंकि ये फिजिकल, इमोशनल और सोशल नीड्स हैं जो भी इंडिविजुअल्स की, उनको भी सेटिस्फाई करता है। जैसे डांस, म्यूजिक, फेस्टिवल्स प्रोवाइड इमोशनल सेटिस्फैक्शन। तो कल्चर क्या है? ग्रेटिफाइंग है। कल्चर इज डायनेमिक है, चेंजेबल है, ठीक है, स्थिर नहीं है, स्टैटिक नहीं है। इट कीप्स चेंजिंग
चेंजिंग विद टाइम एंड सर्कमस्टांसेस, टाइम के साथ साथ इवोल्व हो रहा है, उसमें भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो कल्चर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल टीचिंग टू ऑनलाइन लर्निंग, ये टेक्नोलॉजी का ही इफेक्ट है कि भाई ट्रेडिशनल टीचिंग किस पर शिफ्ट हो गई है, ऑनलाइन लर्निंग पर शिफ्ट हो गई है। नेक्स्ट क्या है, कल्चर इज एडेप्टिव, एडेप्टिव है, इट एडेप्ट्स इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट एंड चेंजेस, भाई समाज में सोसाइटी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो कल्चर भी अपनाता है, ठीक है, अडेप्ट करता है उनको, जैसे फ्यूजन फूड हो गया, मॉडर्न अटायर विद ट्रेडिशनल टच, ठीक है। नेक्स्ट है कल्चर इज इंटीग्रेटेड, कल्चर क्या है, इंटीग्रेटेड है, यानी कि कल्चर के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, एक में चेंज आता है तो दूसरा भी प्रभावित होता है। जैसे अगर इकोनॉमी में चेंज आ रहा है तो उससे फैशन, फेस्टिवल, लाइफस्टाइल सभी प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो कल्चर क्या है, इंटीग्रेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की। इसके बाद बात करेंगे कल्चर एंड सिविलाइजेशन की। तो देखिए पहले ही हमने बात की थी कि कल्चर में हम रिफाइनमेंट और सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो कल्चर का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है, सिविलाइजेशन के लिए। तो सिविलाइजेशन क्या है, सिविलाइजेशन का एक प्रिसाइज स्टैंडर्ड होता है मेजरमेंट का, यानी कि सिविलाइजेशन को मेजर किया जा सकता है लेकिन कल्चर को नहीं किया जा सकता। सिविलाइजेशन को मेजर करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, आर्किटेक्चर, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन कल्चर कांट बी एग्जैक्टली मेजर्ड एज इट इंक्लूड्स एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज, क्योंकि ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, इसमें जो वैल्यूज होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट है, जैसे बिलीफ, कस्टम, इथिक्स, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज हैं, इनको एग्जैक्ट मेजरमेंट इनका नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझे तो क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स इन अ कंट्री शोज इट्स सिविलाइजेशन, भाई कितने एक कंट्री में कितने एयरपोर्ट्स है, ये सिविलाइजेशन को शो कर रहा है लेकिन कल्चर को शो नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट है सिविलाइजेशन इज ऑलवेज एडवांसिंग बट नॉट कल्चर, मतलब जो सिविलाइजेशन है वो कल्चर के कंपेयर में एडवांस रहती है, जैसे टाइम के साथ साथ सिविलाइजेशन प्रोग्रेस करती है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो बेटर मशीन्स, मेडिकल सिस्टम, मतलब हर एक फील्ड में आपको एडवांसमेंट दिखाई देगा, लेकिन कल्चर में और मे नॉट प्रोग्रेस, भाई प्रोग्रेस कर भी सकता और नहीं भी कर सकता, मतलब कल्चर जो है सिविलाइजेशन के कंपैरिजन में इतना एडवांस नहीं होता, कभी कभी वो ट्रेडिशनल भी रहता है। जैसे इंटरनेट क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक पार्ट है, बट ट्रेडिशनल क्लॉथिंग इज अ पार्ट ऑफ एज ओल्ड कल्चर, भाई ट्रेडिशनल क्लॉथिंग की जब हम बात करते हैं तो आज भी हम बात करते हैं उसकी, आज भी हम यूज करते हैं ट्रेडिशनल क्लॉथ्स को, तो वो क्या है कि जो सिविलाइजेशन है वो हमेशा कल्चर के कंपैरिजन में एडवांस रहेगी। सिविलाइजेशन कैन बी कम्युनिकेटेड मोर इजीली देन कल्चर, कल्चर के कंपैरिजन में सिविलाइजेशन को कम्युनिकेट करना इजी है, कैसे, वी कैन इजीली ट्रांसफर एस्पेक्ट्स ऑफ सिविलाइजेशन लाइक टेक्नोलॉजी, मेथड्स एंड टूल्स, बट कल्चर इंक्लूड्स वैल्यूज एंड इमोशंस व्हिच आर हार्डर टू ट्रांसफर, ठीक है। यानी कि सिविलाइजेशन को कम्युनिकेट करना इजी है, जैसे टेक्नोलॉजी, मेथड्स, टूल्स, ये सिविलाइजेशन के पार्ट्स हैं, इनको इजीली कम्युनिकेट किया जा सकता है, इनमें क्या कुछ हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो कल्चर है उसकी जो वैल्यूज और इमोशंस है उनको ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है सिविलाइजेशन इज बोरोड विदाउट लॉस और चेंज बट नॉट कल्चर, यानी कि सिविलाइजेशन को बिना किसी लॉस और चेंज के बोरो किया जा सकता है लेकिन कल्चर को बोरो नहीं किया जा सकता। मान लीजिए एक देश दूसरे देश की टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है तो बिना किसी चेंज के उसको यूज कर सकता है, लेकिन कल्चर को आप बोरो नहीं कर सकते, कल्चर में अल्ट्रेशन दिखाई देगा, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ जाएंगे, ठीक है। जैसे जापान यूजेस वेस्टर्न मशीन्स, यानी कि सिविलाइजेशन को यूज कर रहा है लेकिन उनकी कल्चरल आइडेंटिटी उन्होंने रिटेन की हुई है, भाई कल्चर में ज्यादा अल्ट्रेशन दिखाई नहीं देगा, तो कल्चरल आइडेंटिटी उनकी बिल्कुल रिटेन है लेकिन सिविलाइजेशन चेंज हो गई है, ठीक है। तो सिविलाइजेशन को बोरो किया जा सकता है बट नॉट कल्चर। नेक्स्ट है सिविलाइजेशन इज एक्सटर्नल बट कल्चर क्या है, इंटरनल है। सिविलाइजेशन दिखाई देती है, मटेरियल प्रोग्रेस के थ्रू विजिबल है, जैसे बिल्डिंग्स, क्लॉथ्स, ट्रांसपोर्ट, सिविलाइजेशन हमें दिखाई दे रही है, लेकिन कल्चर क्या है, इंटरनल है, वो आपके व्यवहार के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है कि आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। जैसे मेट्रो ट्रेन क्या है, किसको रिप्रेजेंट करती है, सिविलाइजेशन को, आप बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं वो कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। किस तरह का आपका व्यवहार है वो आपके व्यवहार से रिफ्लेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है कल्चर रिवील्स द नेचर ऑफ एन इंडिविजुअल और सोसाइटी बट नॉट सिविलाइजेशन, यानी कि सिविलाइजेशन के थ्रू किसी व्यक्ति की नेचर, सोसाइटी का नहीं पता चलता, ठीक है, लेकिन कल्चर के थ्रू क्या रिवील होता है, किसी भी इंडिविजुअल और सोसाइटी का नेचर क्या है, किस तरह की सोसाइटी, किस तरह का इंडिविजुअल है
है वो कल्चर के थ्रू झलकता है, ठीक है। कल्चर शोज द वैल्यूज एंड करेक्टर ऑफ अ पर्सन और सोसाइटी। सिविलाइजेशन ओनली रिफ्लेक्ट्स मटेरियल डेवलपमेंट, क्योंकि सिविलाइजेशन सिर्फ मटेरियल डेवलपमेंट को दिखा रही है कि भाई कितना एडवांसमेंट हुआ है, ठीक है, कितना प्रोग्रेस हुआ है, उस चीज को बता रही है। तो संस्कृति व्यक्ति या समाज के स्वभाव और मूल्यों को प्रकट करती है, जबकि सभ्यता केवल भौतिक प्रगति को दिखाती है। जैसे हेल्पिंग अ पुअर पर्सन रिफ्लेक्ट्स कल्चर, भाई अगर आप गरीब लोगों की हेल्प कर रहे हैं वो आपके कल्चर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप खुद कार में घूम रहे हैं, ठीक है, आपके पास एक लग्जरी कार है, वो सिविलाइजेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है सिविलाइजेशन रिवील्स इकोनॉमिक स्टेटस बट कल्चर रिवील्स सोशल स्टेटस, यानी कि जो सिविलाइजेशन है वो इकोनॉमिक स्टेटस को बताती है, लेकिन कल्चर आपके सोशल स्टेटस को बताता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत वेल्दी है, उसके पास धन दौलत ज्यादा है, तो उस की सिविलाइजेशन का पता चल रहा है, लेकिन अगर कल्चर को आपको जज करना है तो उसकी बिहेव और इंटरेक्शन के थ्रू आप उसको जज कर सकते हैं कितना वो सोशलाइज है। जैसे अगर कोई भी रिच व्यक्ति है, उसके पास एक स्मार्टफोन है, लेटेस्ट आईफोन है, तो वो सिविलाइजेशन को बता रहा है, लेकिन अगर वो डिसरेस्पेक्ट करता है एल्डर्स की तो ये पुअर कल्चर को शो कर रहा है। तो सिविलाइजेशन इकोनॉमिक स्टेटस को बताती है, कल्चर सोशल स्टेटस को बताता है। इसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ कल्चर। तो देखिए कल्चर के बहुत अलग अलग तरह के टाइप्स हैं, लेकिन कुछ मेन टाइप्स यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दी, कुछ पर्टिकुलर यही टाइप्स नहीं है, ठीक है। तो जैसा जैसा नाम आपको दिखाई दे रहा है उस नाम से आप उसको रिलेट करके उसका मतलब आप समझ सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल एंड कॉमन कल्चर, तो इंडिविजुअल कल्चर में क्या आ जाएगा, बिलीफ वैल्यूज एंड बिहेवियर्स दैट अ सिंगल पर्सन होल्ड्स, मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बिलीफ वैल्यूज और बिहेवियर की हम बात करें, ठीक है, इंडिविजुअल कल्चर है। कॉमन कल्चर जो सोसाइटी के द्वारा साझा किया जाता है, सोसाइटी या ग्रुप के द्वारा शेयर किया जाता है। जैसे अ पर्सन्स हैबिट्स ऑफ डेली मेडिटेशन इज इंडिविजुअल कल्चर। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो डेली मेडिटेशन करता है, वो उसकी अपनी मतलब उसका अपना बिलीफ सिस्टम है, उसकी अपनी वैल्यूज हैं, ठीक है, तो वो क्या है, इंडिविजुअल कल्चर है। सेलिब्रेटिंग दिवाली टुगेदर, दिवाली हम सभी पूरा का पूरा देश मनाता है, तो वो क्या है, कॉमन कल्चर है। होली हो गया, दिवाली हो गया, जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो क्या है, कॉमन कल्चर में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल और लोकल कल्चर। तो नेशनल कल्चर में क्या आ जाएगा, जो किसको शेयर करता है, ट्रेडिशंस लैंग्वेज एंड वैल्यूज ऑफ अ होल नेशन, मतलब पूरा का पूरा देश जिसको शेयर करता है, पूरे के पूरे देश के ट्रेडिशन लैंग्वेज वैल्यूज क्या है, वो क्या है, वो नेशनल कल्चर है। लोकल कल्चर मतलब पर्टिकुलर एक रीजन या कम्युनिटी का जो कल्चर है, वहां के जो भी कस्टम और ट्रेडिशंस है, मतलब एक समुदाय, किसी एक क्षेत्र या समुदाय के होते हैं जो लोकल कल्चर, कि वहां के पर्टिकुलर ट्रेडिशन और कस्टम्स क्या है, तो वो लोकल कल्चर हो गया। जैसे सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे, ये क्या है, नेशनल कल्चर है। फोक डांसेस ऑफ राजस्थान रिप्रेजेंट लोकल कल्चर, भाई राजस्थान में जो भी अलग अलग तरह के फोक डांस है, ठीक है, वहां का लोकल कल्चर आ गया उसमें। नेक्स्ट है मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर, यानी कि मटेरियल कल्चर में फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे क्लॉथ्स, बिल्डिंग्स, टूल्स आ जाएंगे, जबकि नॉन मटेरियल कल्चर में क्या क्या आ जाएगा, वैल्यूज, बिलीव्स, लैंग्वेज और मोरल्स आ जाएंगे। यानी कि जो मटेरियल कल्चर है वो टेंजिबल होता है, नॉन मटेरियल कल्चर क्या होता है, इनटेंजिबल होता है। जैसे ताजमहल एक मटेरियल कल्चर है, वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में है। अगर आप बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, नॉन मटेरियल कल्चर है, वो आपके वैल्यूज को शो कर रहा है, ठीक है, इंटेंजिबल है, एब्स्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर कल्चर। यूनिवर्सल मतलब जो सार्वभौमिक है, सभी के लिए है, पर्टिकुलर जो एक पर्टिकुलर ग्रुप या स्पेसिफिक ग्रुप के लिए है, ठीक है। तो यूनिवर्सल कल्चर कंसिस्ट ऑफ प्रैक्टिसेस फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी, लाइक लैंग्वेज, मैरिज हो गया, तो ये क्या है, ये सार्वभौमिक है, भाई लैंग्वेज हो गया, मैरिज हो गया, ये क्या है, ये यूनिवर्सल कल्चर है। पर्टिकुलर कल्चर एक स्पेसिफिक ग्रुप का होता है। जैसे मैरिज एक यूनिवर्सल कल्चर है, लेकिन टर्बन पहनना, पगड़ी लगाना, वो पंजाब का एक पर्टिकुलर कल्चर हम कह सकते हैं, पंजाब में पहनते हैं, तो वो पंजाबी लोग पहनते हैं टर्बन्स, ठीक है, तो वो पंजाब का कल्चर है। नेक्स्ट है ऑप्शनल फॉर्म ऑफ कल्चर, यानी कि वैकल्पिक संस्कृति। ऑप्शनल कल्चर इंक्लूड्स दोज एस्पेक्ट्स दैट इंडिविजुअल्स मे और मे नॉट अडॉप्ट, यानी कि ऑप्शनल कल्चर में क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि भाई कोई भी इंडिविजुअल उसको अगर अडॉप्ट करना चाहे उन चीजों को तो वो अडॉप्ट कर सकता है, अगर नहीं करना चाहे तो छोड़ भी सकता है, कोई मैंडेटरी नहीं है। ये डिपेंड करेगा आपके पर्सनल थॉट पर कि आप क्या चाहते हैं, आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। जैसे कोई भी व्यक्ति क्लासिकल डांस को एज अ हॉबी चूज कर सकता है, अगर उसकी इच्छा है, तो नहीं है तो उसको छोड़ भी सकता है। इसके बाद बात करेंगे फंक्शंस ऑफ कल्चर, मतलब कार्य क्या क्या है संस्कृति के, कल्चर के कार्य क्या क्या है। ट्रेजरी ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का भंडार है। कल्चर क्या करता है, नॉलेज को स्टोर, एक्यूमुलेट भी करता है और ट्रांसफर भी करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को। जैसे वेदास हो गया, फोक टेल्स हो गया, फैमिली ट्रेडिशंस हो गया, इसमें क्या है, वेदास की अगर हम बात करें तो बहुत शताब्दियों की विजडम यहाँ पर प्रिजर्व है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन सिचुएशंस, यानी कि कल्चर क्या करता है, सिचुएशंस को डिफाइन करता है कि भी किस स्थिति में कौन सा
व्यवहार सही है, जैसे बड़ों के पैर छूना कि एक रिस्पेक्टफुल माना जाता है इंडियन कल्चर में, ठीक है। तो सिचुएशंस को डिफाइन करता है। नेक्स्ट है डिफाइन एटीट्यूड वैल्यूज एंड गोल्स, यानी कि हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या है, हम क्या सोचते हैं, हमारे वैल्यूज, हमारे एटीट्यूड्स, हमारे गोल्स किस तरह से हमने सेट किए, उन सबको कल्चर डिफाइन करता है। जैसे कल्चर दैट वैल्यूज एजुकेशन, यानी कि कोई कल्चर जैसे एजुकेशन को बहुत वैल्यू करता है तो उससे इंडिविजुअल्स में एक सीखने की लालसा पैदा होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स बिहेवियर पैटर्न्स, यानी कि व्यवहार का ढांचा प्रदान करती है। कल्चर टीचेज अस हाउ टू बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस, यानी कि अलग अलग सिचुएशंस में हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पब्लिक प्लेस में जब होते हैं तो कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसी सेरेमनी फंक्शन में जाते हैं तो किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे इंडियन कल्चर में एक पैटर्न है कि बड़ों को नमस्ते करना है, ठीक है। नेक्स्ट मोल्ड्स पर्सनैलिटी को मोल्ड करता है, आकार प्रदान करता है। कल्चर इन्फ्लुएंस द पर्सनैलिटी ट्रेट्स बी डेवलप सच एज बीइंग रिस्पेक्टफुल, डिसिप्लिन्ड और हार्ड वर्किंग, यानी कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स को मोल्ड करता है कि आप किस तरह के हैं, रिस्पेक्टफुल हैं, डिसिप्लिन्ड है, हार्ड वर्किंग है। जैसे अ चाइल्ड ग्रोइंग अप इन अ पीस लविंग कल्चर टेंड्स टू बी काम एंड कंपोज, मतलब एक बच्चा जिसको बहुत अच्छा वातावरण मिलता है तो उसकी पर्सनैलिटी भी बेहतर होती है, ठीक है, वो काम और कंपोज आपको दिखाई देगा। इसके बाद बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड कल्चर, ठीक है। कल्चर और एजुकेशन का क्या रिलेशनशिप, तो एजुकेशन और कल्चर के रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि एजुकेशन सिस्टम किसी सोसाइटी के कल्चरल वैल्यूज और बिलीव्स को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, मतलब किसी भी समाज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी सांस्कृतिक मान्यता और मूल्यों को दर्शाती है। शिक्षा क्या दिखाती है कि कल्चरल वैल्यूज और बिलीफ क्या है किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के। ट्रू एजुकेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट कल्चरल रूट्स, यानी कि जो सच्ची शिक्षा है वो कल्चरल, उसके कल्चरल रूट्स यानी कि जो सांस्कृतिक जड़ें हैं उसके बिना अधूरी है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना नहीं है, बल्कि ये क्या करती है, प्रिजर्विंग, ट्रांसफरिंग एंड इनरिचिंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ अ सोसाइटी, यानी कि किसी भी सोसाइटी की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको प्रिजर्व, ट्रांसफर और इनरिच करने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सोसाइटीज कल्चर इज मटेरियलिस्टिक, इट्स एजुकेशन सिस्टम विल फोकस मोर ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स दैट प्रोवाइड मटेरियल कंफर्ट। भाई किसी सोसाइटी का जो कल्चर है वो मटेरियलिस्टिक है, भौतिकवादी है, तो उसका एजुकेशन सिस्टम भी आपको वैसा ही देखने को मिलेगा, यानी कि एजुकेशन सिस्टम में भी साइंस, टेक्नोलॉजी और स्किल्स पर ज्यादा फोकस रहेगा जो कि मटेरियल कंफर्ट प्रोवाइड करती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि भाई कोई कल्चर जो है स्पिरिचुअल वैल्यूज को प्रमोट करता है, आध्यात्मिकता पर किसी कल्चर में ज्यादा फोकस है, तो एजुकेशन सिस्टम भी मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर ज्यादा उसका एम्फसाइज रहेगा, उसका एजुकेशन भी उस चीज पर ज्यादा फोकस करेगी। अ सोसाइटी विदाउट अ स्ट्रॉन्ग कल्चरल फाउंडेशन कैन नॉट हैव अ वेल डिफाइंड एजुकेशन सिस्टम। भाई जिस समाज की अपनी मजबूत सांस्कृतिक नींव नहीं होती उसकी शिक्षा व्यवस्था भी कैसी होती है, वेल डिफाइंड नहीं होती, स्पष्ट और सशक्त नहीं हो सकती। तो कल्चर और सोसाइटी, कल्चर और एजुकेशन दोनों क्या है, इंटरकनेक्टेड है, एक के बगैर दूसरी क्या है, अधूरा है, ठीक है। द डेस्टिनी ऑफ एनी एजुकेशनल सिस्टम इज शेप्ड बाय द कल्चरल पैटर्न्स विद इन विच इट एग्जिस्ट, यानी कि किसी भी शिक्षा प्रणाली का भविष्य उस समाज की सांस्कृतिक संरचना के द्वारा निर्धारित करता है, यानी कि किसी भी एजुकेशनल सिस्टम की जो डेस्टिनी है उसको कौन शेप देता है, कल्चरल पैटर्न शेप देते हैं। तो एसपी चौबे, ए चौबे ने क्या कहा है, कल्चर is closely related to education. The base of the educational system of a society are its need and impact on its culture and they are fulfilled by education. Culture has its impact on education, यानी कि कल्चर एजुकेशन के साथ क्लोजली रिलेटेड है, संस्कृति का शिक्षा से गहरा संबंध है। किसी भी समाज की शिक्षा प्रणाली की नींव उसकी आवश्यकताओं और संस्कृति के प्रभाव पर आधारित होती है, ठीक है, कि भाई उसकी आवश्यकताएं क्या है और क्या प्रभाव रहेगा कल्चर का, उस पर डिपेंड करती है, जिन्हें शिक्षा के माध्यम से पूरा किया जाता है। संस्कृति का शिक्षा पर प्रभाव है, ठीक है, मतलब दोनों इंटरकनेक्टेड है, एक के बगैर दूसरा अधूरा है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, मेन कहने का बात यह है, ठीक है। अब हमने देखा कल्चर और एजुकेशन का रिलेशनशिप क्या है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। अब हम बात करेंगे कि अलग अलग इनको देखेंगे कि कल्चर कैसे एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करता है, एजुकेशन का क्या रोल रहेगा कल्चर में। तो सबसे पहले क्या बात करते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा पर संस्कृति का क्या प्रभाव रहेगा। तो कल्चर एक वाइटल रोल प्ले करता है, एजुकेशन के हर एस्पेक्ट को शेप देता है, मतलब क्या करता है, इन इन्फ्लुएंसेस नॉट ओनली व्हाट वी टीच बट आल्सो हाउ वी टीच एंड लर्न, मतलब ये सिर्फ यही इन्फ्लुएंस नहीं करता कि हमें क्या पढ़ाना है, बल्कि कैसे पढ़ाना और सीखना है, इस चीज पर भी फोकस करता है। एजुकेशन के हर एस्पेक्ट, चाहे वो एम्स हो, करिकुलम हो, टीचिंग मेथड हो,
टीचर हो, स्टूडेंट हो, स्कूल सिस्टम हो, हर एस्पेक्ट को प्रभावित करता है। जैसे अगर हम एम्स की बात करें, एम्स ऑफ एजुकेशन, द एम्स ऑफ एजुकेशन आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द कल्चरल वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। भाई शिक्षा के उद्देश्य से समाज की जो कल्चरल, जो सोसाइटी की कल्चरल वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे अगर कोई सोसाइटी स्पिरिचुअल है तो एजुकेशन भी, मतलब एजुकेशन का एम क्या रहेगा, करेक्टर बिल्डिंग और मोरल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस रहेगा। इसके बाद करिकुलम कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो जो करिकुलम का कंटेंट रहेगा उसमें भी बिलीफ, हिस्ट्री, कस्टम, ट्रेडिशंस क्या रहेंगे किसी पर्टिकुलर कल्चर के, वो रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, जो भी चीजें रहेंगी उस कल्चर की, वो सारी चीजें उस करिकुलम में भी इंक्लूड होंगी। इसके बाद अगर हम बात करें टीचिंग मेथड्स की, तो टीचिंग मेथड भी कल्चरल बैकग्राउंड पर डिपेंड करते हैं। सम कल्चरल प्रेफर लेक्चर बेस्ड टीचिंग वाइल अदर्स प्रेफर डिस्कशन, स्टोरी टेलिंग और लर्निंग बाय डूइंग। भाई कुछ कल्चर में लेक्चर मेथड पर ज्यादा फोकस किया जाता है, कुछ डिस्कशन, स्टोरी टेलिंग और लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं। ठीक है, उन पर ज्यादा फोकस रहता है। तो टीचिंग मेथड भी कौन डिसाइड करे, कल्चर से, कल्चरल बैकग्राउंड पर डिपेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिसिप्लिन, यानी कि कल्चरल वैल्यूज इन्फ्लुएंस द आइडिया ऑफ डिसिप्लिन इन स्कूल्स, यानी कि संस्कृति निर्धारित करती है कि भी स्कूल में किस तरह का अनुशासन होगा। कुछ संस्कृतियों में कठोर अनुशासन होता है, जबकि कुछ में स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व सिखाया जाता है, यानी कि फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाती है। तो ये सारी चीजें कहां से, कल्चर से आ रही है। नेक्स्ट है टीचर, द रोल एंड स्टेटस ऑफ अ टीचर इन सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में टीचर का रोल और स्टेटस क्या रहेगा वो भी कल्चरल वैल्यूज डिसाइड करते हैं। जैसे इंडियन कल्चर में टीचर को गुरु की उपाधि दी गई, बहुत हाईली रिस्पेक्टेड माना गया है। नेक्स्ट है स्कूल सिस्टम, भाई स्कूल किस प्रकार के होंगे, स्कूल का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, फंक्शनिंग क्या रहेगी, किस तरह के स्कूल रहेंगे। अलग अलग टाइप्स होते हैं, गुरुकुल सिस्टम है, मदरसा है, कॉन्वेंट स्कूल है। ठीक है, उनको कौन रिफ्लेक्ट करता है, कल्चरल वैल्यूज और हेरिटेज, वो सारी चीजें वहां पर भी दिखाई देंगी। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे रोल ऑफ एजुकेशन इन कल्चर। भी एजुकेशन का क्या रोल रहेगा कल्चर में, यानी कि एजुकेशन किस तरह से कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है। तो एजुकेशन क्या करती है, कल्चरल वैल्यूज को क्या करती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसमिट करती है, कल्चर को प्रिजर्व करती है, डेवलप भी करती है। ठीक है, तो कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, कल्चर को प्रिजर्व कौन करता है, एजुकेशन के थ्रू। एजुकेशन हेल्प करती है कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने में, स्टोरीज, ट्रेडिशन, वैल्यूज, लैंग्वेज, आर्ट एंड लिटरेचर के थ्रू। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, यानी कि कल्चर को ट्रांसमिट कौन करता है, एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू ही कल्चर आगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन होता है। जैसे करिकुलम इस तरह का डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि जो भी कल्चरल वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशंस है वो यंगर जनरेशन तक पहुंच सके। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ कल्चर, कल्चर को प्रमोट कौन करता है, एजुकेशन करती है, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू ही बच्चे एक दूसरे के कल्चर को एप्रिशिएट करते हैं, प्रमोट भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूटी ऑफ कल्चर, यानी कि संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखती है। एजुकेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशंस बाय इंटीग्रेटिंग कल्चरल प्रैक्टिसेस इनटू स्कूल लाइफ, यानी कि स्कूल में बच्चों को जो पुरानी चीजें हैं, जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, उनको इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाता है ताकि आगे वो चीजें पास ऑन होती रहें। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व के विकास में हेल्प करती है। एजुकेशन प्रमोट्स फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग डाइवर्स कल्चरल एक्सप्रेशंस एंड बिहेवियर्स, यानी कि एजुकेशन क्या करती है, जो विविध सांस्कृतिक सोच और व्यवहार को प्रोत्साहित करके जो कल्चरल एक्सप्रेशंस और बिहेवियर्स हैं उनको इंक्रीज करके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल ग्रोथ को प्रमोट करती है। नेक्स्ट है कल्चरल रिफॉर्म्स, कल्चर को रिफॉर्म कौन करता है, एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन क्या करती है, जितने भी आउटडेटेड कस्टम, बिलीफ्स हैं उनको हटाती है और प्रोग्रेसिव थिंकिंग के लिए इंकरेज करती है ताकि समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उनको दूर किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग द वे ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन जीने की कला सिखाती है। कल्चर टीचेस अस हाउ टू लिव, हमें किस तरह से रहना है। कल्चर हमें, संस्कृति क्या करती है, हमें जीने की कला सिखाती है। एजुकेशन कन्वे करती है उन सारी चीजों को, वैल्यू एजुकेशन, मोरल टीचिंग, लाइफ स्किल्स को बच्चों को पहुंचाती है, बच्चों तक पहुंचाती है। एजुकेशन के थ्रू ही तो हमें पता चलता है कि हमारा क्या कल्चर था, क्या वैल्यूज थी। ठीक है, नेक्स्ट है सेलिब्रेटिंग नेशनल डेज, फेस्टिवल्स, लीडर्स डे, यानी कि जो भी हम ये सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल डेज हो गए, फेस्टिवल्स, लीडर्स डेज सेलिब्रेट करते हैं, तो वो किस लिए करते हैं, ताकि कल्चरल प्राइड और यूनिटी को बच्चों में प्रमोट किया जा सके। ठीक है, इन आयोजनों से क्या होता है कि विद्यार्थियों में सांस्कृतिक गौरव और एकता की भावना उत्पन्न होती है, बच्चों में वैल्यूज इनकलकेट होती है। नेक्स्ट है कल्चरल एक्टिविटीज। अब अलग अलग तरह की कल्चरल एक्टिविटीज होती है, जैसे म्यूजिक, डांस, ड्रामा, स्टोरी टेलिंग, ये बच्चों में अपने कल्चर के प्रति इंटरेस्ट पैदा करती हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिव एक्टिविटीज, यानी कि जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्ट मेकिंग, जितने भी फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह की जाती है वो कल्चरल क्रिएटिविटी को इंक्रेज करती हैं। ठीक है, अपने कल्चर के बारे में बच्चे जान पाते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिव एक्टिविटीज, यानी कि जितने भी ये फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्ट
से रिलेटेड काम होता है, उससे क्या होता है, बच्चों की कल्चरल क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, अपने कल्चर के प्रति वो अवेयर होते हैं, उसके बारे में नॉलेज होती है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे इंडियन कल्चरल हेरिटेज यानी कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत की। तो इंडियन कल्चरल हेरिटेज को समझने से पहले आपको कल्चरल हेरिटेज का मतलब पता होना चाहिए। कल्चरल हेरिटेज क्या होता है, एक प्रकार की लिगेसी होती है जिसमें उस पर्टिकुलर कल्चर के जो भी ट्रेडिशन, कस्टम, वैल्यूज, आर्ट फॉर्म्स, बिलीव्स हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन किए जाते हैं। ये टेंजिबल और इंटेंजिबल यानी कि फिजिकल और नॉन फिजिकल एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। दो तरह की होती है, यानी कि जो कल्चरल हेरिटेज है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है टेंजिबल और दूसरी होती है इंटेंजिबल। टेंजिबल हेरिटेज क्या होती है, जिसमें टेंजिबल हेरिटेज वैल्यूज रिप्रेजेंट थ्रू फिजिकल क्वालिटी, जिसमें फिजिकल क्वालिटीज के द्वारा हम उन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे स्कल्पचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, अर्बन सेटिंग्स हो गया। ये क्या है, टेंजिबल है, जिनको आप छू सकते हैं। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की बात की है, जैसे कि आपका कोई कोई गहने की अगर हम बात करें, जैसे कोई सोने का हार था, आपकी दादी नानी ने दिया था आपकी मम्मा को, आपकी मम्मा ने आपको दे दिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है, ये एक विरासत चली आ रही है, एक लिगेसी है कि भाई आपकी मम्मी की मम्मी मदर ने उनको दिया था, आपकी मम्मी ने आपको दे दिया, और आप हो सकता है अपनी बच्ची को दे दे। इसके बाद इंटेंजिबल की अगर हम बात करें तो हेरिटेज वैल्यूज रिप्रेजेंट्स थ्रू नॉन फिजिकल क्वालिटीज, यानी कि जो फिजिकल क्वालिटीज को रिप्रेजेंट नहीं करती, जो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, जो इंटेंजिबल हैं। ठीक है, जैसे ट्रेडिशंस हो गया, म्यूजिकल फोक हो गया, फेस्टिवल्स हो गया, ये क्या है, ये इंटेंजिबल हेरिटेज है। अब इंडियन कल्चरल हेरिटेज क्या होगा भाई, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, जो इंडिया का हेरिटेज है, जो इंडिया का कल्चरल हेरिटेज है। तो इंडिया का कल्चरल हेरिटेज किसमें रिच है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, नॉलेज, कस्टम्स, फेस्टिवल्स, लैंग्वेज, आर्ट, म्यूजिक, फिलोसफी, लिटरेचर, रिलीजन्स, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस डेवलप्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत है जिसमें सारी चीजें शामिल। इंडियन कल्चरल हेरिटेज के बाद अब हम देखेंगे कि इसके मेन एलिमेंट्स क्या क्या है। भाई इंडियन कल्चरल हेरिटेज के मुख्य तत्व क्या क्या है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, अलग अलग धार्मिक विविधता है, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। ठीक है, लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो बहुत तरह की लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु। ठीक है, फेस्टिवल्स, अलग अलग तरह के त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं, होली, दिवाली, क्रिसमस, पोंगल, नवरात्रि। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो टेम्पल, फोर्ट, मुगल आर्किटेक्चर के उस अजंता एलोरा हो गया। डांस और म्यूजिक में अलग अलग तरह के डांस और म्यूजिक, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, हिंदुस्तानी। ठीक है, और इसके अलावा फिलोसफी और लिटरेचर की अगर हम बात करें तो वेदास, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में योगा, आयुर्वेद, नमस्ते, टचिंग फिट्स, चरण स्पर्श जिसको हम बोलते हैं। कल्चरल सिंबल्स में जैसे लोटस हो गया, वो भी कल्चरल सिंबल है। ट्राई कलर, हमारा जो तिरंगा है उसका, उसमें 3 कलर हैं। पिकॉक हो गया, नेशनल एंथम हो गया, ये क्या है, ये कल्चरल सिंबल्स हैं। ये क्या है, भारतीय सांस्कृतिक विरासत के कुछ मेन एलिमेंट्स हैं। अब फीचर्स क्या रहेंगे इंडियन कल्चरल हेरिटेज के, यानी कि विशेषताएं क्या क्या है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारा जो देश है वो विविधताओं वाला देश है लेकिन फिर भी यूनिटी है। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम्स होते हुए भी एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी है। स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, यानी कि जो इंडिया का कल्चर है वो इनर डेवलपमेंट और सेल्फ रियलाइजेशन पर फोकस करता है। टॉलरेंस एंड को एग्जिस्टेंस, सहिष्णुता और सहअस्तित्व की बात की गई है, यानी कि इंडियन सोसाइटी हर धर्म और जो भी बिलीफ सिस्टम से उनको रिस्पेक्ट करती है। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, बड़ों का सम्मान किया जाता है इंडियन ट्रेडिशन में। ठीक है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, जितनी भी फैमिलीज हैं वो इकट्ठा रहती हैं और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर भी करती हैं। तो ये क्या है, ये इंडियन कल्चरल हेरिटेज की कुछ मेन फीचर्स हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन, टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे इंपोर्टेंस की। भाई कल्चरल हेरिटेज का इंपोर्टेंस क्या है एजुकेशन में यानी कि शिक्षा में सांस्कृतिक विरासत का क्या महत्व है। तो जो कल्चरल हेरिटेज है वो क्या करता है, इंक्रीजेस रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशंस, यानी कि जो भी जितने भी ट्रेडिशंस है उनकी रिस्पेक्ट के लिए इंक्रेज करता है। मोरल एंड इथिकल वैल्यूज को प्रमोट करता है, एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड प्राइड को डेवलप करता है, नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है और डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है थ्रू एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे इंडियन कल्चरल हेरिटेज एंड एजुकेशन, यानी कि संस्कृति और विरासत का शिक्षण की प्रक्रिया में किस तरह से इनकलकेट किया जा सकता है, किस तरह से उसको समावेश करना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रमसा की, यानी कि रमसा क्या है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, ये एक प्रकार का अभियान था, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एक तो रमसा हो गया, एक रूसा होता है, RUSA रूसा, एक SSA होता है। ठीक है, रूसा का मतलब होता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, SSA होता है, इसका पहले क्या नाम था, सर्व शिक्षा अभियान, अभी क्या नाम है, समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान।
तो रमसा रमसा क्या है, एक अभियान था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसका गोल क्या था कि भी कल्चर और हेरिटेज एजुकेशन जो है टीचिंग लर्निंग का एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये अलग अलग लेवल पर होना चाहिए, स्कूल, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना चाहिए। ठीक है, और इसमें स्पेशली यानी कि स्कूल सिस्टम पर जब हम बात करते हैं कि टीचर और स्टूडेंट दोनों को ही सिखाना है, तो स्पेसिफिकली इसमें टीचर्स पर ज्यादा फोकस किया गया था, क्योंकि टीचर्स का क्लासरूम लर्निंग में अहम रोल होता है, क्योंकि वो सारी चीजें बच्चों को कौन सिखाता है, टीचर सिखाता है। तो टीचर के लिए कुछ की एक्टिविटीज भी इसमें इंक्लूड की गई थी कि भी टीचर्स के लिए स्टडी टूर्स ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए आउटसाइड द स्टेट, आर्ट और कल्चर कैंप उनके लिए ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए, टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए हेरिटेज और कल्चरल एजुकेशन के बारे में। तो ये हमने इंडियन लेवल पर कल्चरल हेरिटेज को पढ़ा, यानी कि नेशनल लेवल पर हमने बात की। अब इंटरनेशनल लेवल पर हम यूनेस्को के बारे में पढ़ते हैं, तो यूनेस्को के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। कब स्टैब्लिश किया गया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने इसके ऑफिस हैं, ठीक है, कितने मेंबर्स हैं, कितने स्टेट मेंबर्स हैं, कितने एसोसिएट मेंबर्स हैं। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। इसकी ग्लोबल प्रायोरिटीज क्या क्या है, मेन मिशन क्या है, की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सारी चीजें आपको इसी स्लाइड में आप लोगों को कन्वे करूंगी। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। कब स्टैब्लिश किया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन को, 16 नवंबर 1945 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। पूरे संसार में वर्ल्ड वाइड इसके 50 प्लस ऑफिस हैं। ये एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था, किस एग्जाम में पूछा गया था। और इसमें स्टेट मेंबर्स कितने हैं, 195 है, और 8 एसोसिएट मेंबर्स हैं। ये बेसिक और फैक्चुअल चीजें हैं जो यूनेस्को के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। अब इसको, इस ऑर्गेनाइजेशन को किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, तो दो बॉडीज हैं, एक है जनरल कॉन्फ्रेंस और दूसरा है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, यानी कि उनके द्वारा इसको गवर्न किया जाता है। जो भी डिसीजन उनके द्वारा लिए जाते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा, उसके बाद जो भी डिसीजन फाइनल होगा उसको इंप्लीमेंट कौन करता है, डायरेक्टर जनरल, डीजी उनको इंप्लीमेंट करता है जो भी डिसीजन फाइनल होता है। अब इसका मेन मिशन क्या है, क्या मिशन है, कल्चर ऑफ पीस को बिल्ड करता है, पॉवर्टी को रिड्यूस करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है और इंटरकल्चरल डायलॉग्स को सपोर्ट करता है। किसके थ्रू, एजुकेशन, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन के थ्रू। अब इसकी दो मेन ग्लोबल प्रायोरिटीज हैं, क्या क्या है, एक है अफ्रीका और दूसरा है जेंडर इक्वलिटी। इसके अलावा कुछ और की ऑब्जेक्टिव्स भी हैं इसके, यानी कि मेन फोकस किस पे है, अफ्रीका और जेंडर इक्वलिटी पर है। तो इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए प्रमोट करता है, साइंस और पॉलिसीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किस तरह से यूज करना है उस चीज पर फोकस है, सोशल एंड इथिकल चैलेंजेस को किस तरह से टैकल करना है, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पीस को प्रमोट करता है और इंक्लूसिव नॉलेज सोसाइटीज को बिल्ड करता है, किसके थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू। ये इसके की ऑब्जेक्टिव्स है। और ग्लोबल प्रायोरिटीज क्या क्या है, अफ्रीका और जेंडर इक्वलिटी। तो बेसिक चीजें यूनेस्को के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो ये आज का टॉपिक आपका एजुकेशन और कल्चर बिल्कुल डिटेल में मैंने आप लोगों को करवाने की कोशिश की है, और ये हिंदी में भी मैंने इस स्लाइड को इंक्लूड कर दिया है यूनेस्को वाली को। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड कल्चर इज डेराइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड, यानी कि जो कल्चर वर्ड है ये कौन सी लैटिन वर्ड से डेराइव हुआ है, तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, किससे निकला है, कल्चरा। ठीक है, कल्चरा से निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ईबी टाइलर कल्चर इंक्लूड्स, भाई ईबी टाइलर के अकॉर्डिंग कल्चर में क्या इंक्लूड होगा, ओनली आर्ट एंड लिटरेचर, ओनली ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल, लॉ, कस्टम एंड अदर कैपेसिटीज, ओनली साइंटिफिक नॉलेज। तो जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल, लॉ, कस्टम एंड अदर कैपेसिटीज। ये डेफिनेशन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर, यानी कि इनमें से कौन सी कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी। तो सारी अगर आप एक बार पढ़ भी लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कल्चर इज एक्वायर्ड, कल्चर इज सोशल, कल्चर इज इनहेरिटेड, बायोलॉजिकली कल्चर इज शेयर्ड। तो इनहेरिटेड नहीं होता, ठीक है, जन्म से कोई भी बच्चा कल्चर को नहीं सीख पाता है, बायोलॉजिकली इनहेरिटेड नहीं होता है। नेक्स्ट है, कल्चर इज कंसिडर्ड एज इनबोर्न क्वालिटी, लर्नड बिहेवियर, फिक्स्ड एंड अनचेंजेबल फिजिकल ग्रोथ। तो क्या होगा, कल्चर क्या है, मतलब कल्चर को हम सीखते हैं, ठीक है, इनबोर्न नहीं होता, फिक्स्ड और अनचेंजेबल नहीं होता, फिजिकल ग्रोथ की बात हम नहीं करते, क्या होता है, कल्चर को हम सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट्स कल्चर फ्रॉम सिविलाइजेशन, यानी कि कल्चर सिविलाइजेशन से किस तरह से डिफरेंट है, कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन करती है। कल्चर इज एक्सटर्नल, सिविलाइजेशन इज इंटरनल, ये तो बिल्कुल गलत है, उल्टा दे रखा है। कल्चर हैज स्टैंडर्ड, सिविलाइजेशन डजंट, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कल्चर
के स्टैंडर्ड्स नहीं होते, सिविलाइजेशंस को मेजर किया जा सकता है, उसके पैरामीटर्स किस तरह के होते हैं, स्टैंडर्डाइज होते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत है। सिविलाइजेशन इज एक्सटर्नल, कल्चर इज इंटरनल, कल्चर नेवर चेंजेस, सिविलाइजेशन डज। तो क्या होगा, सिविलाइजेशन एक्सटर्नल है, कल्चर क्या है, इंटरनल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चर इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू, किसके थ्रू पास होता है, हेरिडिटी, एजुकेशन, इवोल्यूशन या माइग्रेशन। तो किसके थ्रू पास होता है, एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मटेरियल कल्चर रिफर्स टू, मटेरियल कल्चर में क्या क्या आ जाएगा, वैल्यूज एंड बिलीफ्स, टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, लैंग्वेज, एटीट्यूड्स। तो वैल्यूज एंड बिलीफ्स, लैंग्वेज, एटीट्यूड्स, ये किस में आएंगे, जो इंटेंजिबल है, ठीक है। इस किस में आ जाएंगे, मटेरियल कल्चर में क्या क्या आ जाएगा, टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स। नेक्स्ट, Who said culture is the widening of mind and of the spirit? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत बार पूछी जाती है। किसने कहा है कि कल्चर जो है माइंड और स्पिरिट का मतलब विस्तार हम कह सकते हैं। तो किसके द्वारा डिफाइन की गई थी, जवाहरलाल नेहरू, जो कि मैं आप लोगों को करवा भी चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मेजर फंक्शन ऑफ कल्चर, इनमें से क्या मेजर फंक्शन रहेगा कल्चर का, लिमिटिंग क्रिएटिविटी, प्रमोटिंग सेल्फिशनेस, प्रोवाइडिंग बिहेवियर पैटर्न्स, आइसोलेटिंग इंडिविजुअल्स। तो क्या करता है, बिहेवियर पैटर्न्स को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन हेल्प्स इन द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ कल्चर, लिमिटेशन, डिस्ट्रक्शन, ट्रांसमिशन, कंपैरिजन। तो क्या करती है, ट्रांसमिट करती है कल्चर को। एजुकेशन किस में हेल्प करती है, कल्चर को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमसा, ठीक है। रमसा की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। एक रमसा हो गया, रूसा हो गया, ठीक है, रूसा हो गया, एक एसएसए हो गया, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। रमसा फोकसेस ऑन कल्चरल एंड हेरिटेज एजुकेशन एट विच लेवल, यानी कि रमसा में कल्चरल और हेरिटेज एजुकेशन को किस लेवल पर फोकस किया गया है, यानी ओनली नेशनल, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड स्कूल लेवल्स, ग्लोबल लेवल्स या म्युनिसिपल लेवल्स ओनली। तो किस पर किया गया है भाई, ब्लॉक, अलग अलग लेवल्स पर बात की गई है, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्कूल लेवल्स पर बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट इंक्लूडेड इन कल्चरल हेरिटेज एजुकेशन अंडर रमसा, ठीक है। यानी कि इनमें से कौन सी एक्टिविटीज जो है रमसा में इंक्लूड नहीं है कल्चरल हेरिटेज एजुकेशन की। जब हम बात करते हैं स्टडी टूर्स, आर्ट, कल्चर कैंप्स, टीचर ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग, तो कौन सा नहीं होगा, पढ़ने से ही पता चल रहा है, मिलिट्री ट्रेनिंग। ये सारे की सारी एक्टिविटीज उसमें थी, स्टडी टूर, आर्ट, कल्चर कैंप होने चाहिए, टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज यूनेस्को एस्टैब्लिश्ड, कब किया गया था, 1942, 45, 1950, 1965। तो कब किया गया था, 1945। डेट भी पता होनी चाहिए, 16 नवंबर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यूनेस्को का, तो कहां पर है, पेरिस में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। नेक्स्ट है, यूनेस्कोस मिशन डज नॉट इंक्लूड, यानी कि यूनेस्को का जो मिशन हमने पढ़ा था उसमें क्या क्या इंक्लूड थे, तो इनमें से कौन सा उसमें नहीं इंक्लूड है, इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, प्रमोशन ऑफ वॉर, इंटरकल्चरल डायलॉग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो किसकी बात नहीं की गई है, वॉर को प्रमोट नहीं करता है, प्रमोशन ऑफ वॉर को इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन मटेरियल कल्चर इंक्लूड्स, भाई जो नॉन मटेरियल कल्चर होता है, जो इंटेंजिबल होता है, उसमें क्या आएगा, मशीन्स, टेक्नोलॉजी, बिलीफ्स एंड वैल्यूज, बिल्डिंग्स। तो मशीन, टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग्स, ये किस में आएंगे, जो मटेरियल कल्चर है। नॉन मटेरियल में आ जाएगा बिलीफ एंड वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द डायनेमिक नेचर ऑफ कल्चर रिफ्लेक्ट्स इट्स, यानी कि जो कल्चर है वो डायनेमिक होता है नेचर में, तो किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, फिक्सडनेस, यानी कि फिक्स्ड है, रेजिस्टेंस टू चेंज, एबिलिटी टू इवोल्व एंड अडेप्ट, इररेलेवेंस। तो किसको मतलब भाई डायनेमिक है, इसका मतलब क्या है कि इवोल्व और अडेप्ट है, ठीक है। कौन सी एबिलिटी होगी, इवॉल्विंग एंड अडेप्टिंग, भाई चेंजेबल है, चेंज होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चर इन्फ्लुएंसेस विच एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन द मोस्ट, यानी कि कल्चर जो है इनमें से एजुकेशन की किस एस्पेक्ट को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, इनमें से बात की गई है, ठीक है। बिल्डिंग डिजाइन, टीचर सैलरी, एम एंड करिकुलम, डिस्टेंस ऑफ स्कूल। तो किसको करता है, एम एंड करिकुलम। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। देखिए आपका जो टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों की जो सीरीज मैंने प्रोफेशनल एबिलिटी की स्टार्ट की थी, उससे रिलेटेड 1 या 2 वीडियोस बचे हुए हैं, ठीक है। तो वो आपके पेपर से पहले मैं कंप्लीट करवा दूंगी, क्योंकि मेरे को थोड़ा हेल्थ इश्यू हो रखा है, कुछ प्रॉब्लम हो रखी है, तबियत थोड़ी डाउन चल रही है, इसलिए वीडियोस आपको रेगुलरली 1 या 2 दिन के बाद भी नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं क्वालिटेटिव मटेरियल आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करती हूँ। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताएगा।